सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से अर्थ क्या है? देखो, वर्तमान में जो केंद्रीय प्रशासन होता है, इस केंद्रीय प्रशासन यानी संपूर्ण साम्राज्य को हम किस प्रकार से डिवीज़न करते हैं, इसी प्रकार से सुल्तानों ने मध्यकाल में अपने संपूर्ण प्रशासन को है विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया था। इन इकाइयों से मेरा अर्थ क्या है? मेरा अर्थ इन इकाइयों से है कि संपूर्ण साम्राज्य को यानी सल्तनत को प्रांतों में विभाजित किया था। हालांकि प्रांतों की परिकल्पना को हम इस समय नहीं देख सकते हैं, प्रांतों की परिकल्पना को हम अकबर के समय देखते हैं, लेकिन इनके समय यानी सल्तनत के समय जो प्रांतीय स्वरूप था उसे हमने एकता कहा है, और इस एकता पे जो अधिकारी नियुक्त होता था उसे मुक्ति या वली कहा जाता था। देखो, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे हमारा संपूर्ण देश जो है ना प्रांतों में बटा हुआ है, प्रांत जिले में बटा हुआ है, जिला परगने में बटा हुआ है, परगना तहसील में बटा हुआ है, और तहसीलों का बंटवारा जो है ना ग्राम लेवल पे होता है, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वर्तमान में गांव हैं। उसी प्रकार से उस समय सल्तनत कालीन व्यवस्थाओं की संपूर्ण एम्पायर को यानी संपूर्ण उनकी डायनेस्टी को प्रांतों में बांटा गया था। लेकिन प्रांत से अभिप्राय मेरा ही एकता से है, मतलब एक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र, रेवेन्यू का एक ऐसा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनका, जो उनकी शांति व्यवस्था को बनाए रखने का राइट्स होता था, जो उनका रेवेन्यू राइट्स होता था, इन सभी अधिकारों को किसी एक व्यक्ति को देना था, जिसे हम इक्तादार कहते हैं। इक्तादार के पास यहाँ पर जो है ना राजस्व प्रबंधन का अधिकार भी था, यानी सुल्तान ने उसे राजस्व प्रबंधन का अधिकार भी दिया था, और सुल्तान ने उसे जो है ना प्रशासनिक अधिकार भी दिए थे। इक्तादार के पास कुछ सैनिक हुआ करते थे, और जितनी बड़ी इक्ता होती थी उतना बड़ा इक्तादार का ओहदा होता था, यानी पद होता था। और छोटी इक्ताएँ होती थीं तो उसका जो ओहदा है वो दरबार में छोटा होता था। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो इक्ता थी, इक्ता में रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों राइट्स उसके पास थे। जो उसकी सेना थी, उसकी सेना का निश्चित वेतन होता था, सेना को भत्ते दिए जाते थे। इक्तादार का अपना वेतन होता था, इक्तादार को भत्ते दिए जाते थे। इन इक्तादार के भत्ते और वेतन जो है ना वो रेवेन्यू के रूप में दिए जाते थे। नगद वेतन का प्रणाली जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के पहले हम सोच नहीं सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैनिकों को और इक्तादारों को नगद में वेतन देने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर हम इक्तादारी व्यवस्था को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं? देखो, किसी व्यक्ति को उतनी ही इक्ता दी जाती थी सामान्य रूप से जितनी इक्ता पे उसका अपना वेतन, उसके अपने भत्ते, उसके सैनिकों का वेतन, उसके सैनिकों के भत्ते बनते थे। आमतौर पे क्या होता था कि इक्तादार जो है वो नगद में वेतन नहीं चाहता था प्रारंभिक चरण में, क्योंकि राजस्व में वेतन चाहता था। राजस्व में वेतन में क्या होता था, भारत में जो फर्टिलिटी है या भारत में जो फार्मिंग है, ये फार्मिंग प्रकृति आधारित है, मतलब देव योग से होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना जब बरसात अच्छी हो जाती है तो किसानों के पास अच्छा उपज होती है, अच्छा उपज होती है तो उसका अच्छा मतलब 1/3 भाग या 1/2 भाग राज्य के द्वारा जो निर्धारित किया गया है राजस्व के रूप में, तो 1/2 या 1/3 भाग अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग निर्धारण किया है, तो वो राजस्व जो मिलता था वो इक्तादार को मिलता था, तो वहाँ पे उसे फ़ायदा हो जाता था। आमतौर पे क्या देखा गया कि जैसे किसी इक्तादार की 5 लाख टंका अगर वार्षिक वेतन है तो 5 लाख टंका मैं सैनिकों के, तो उतने ही टंका का उसको इक्तादार बनाया जाता, तो उतने ही क्षेत्र की इक्ता नियुक्त की जाती थी, इक्ता में नियुक्त किया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, अगर फर्टिलिटी ज़्यादा होती थी तो वो इक्तादार जो है ना अपने पास रख लेता था आमतौर पे। अगर किसी इक्तादार को कोई ऐसी इक्ता दी है जिसमें उसके वेतन कम है और उसमें जो है रेवेन्यू राइट्स ज़्यादा हैं, तो उसमें फवाजिल की गुंजाइश होती थी। कहने का मतलब यहाँ पे इक्तादार जितना भी पैसा वसूल करता था अपने राजस्व क्षेत्र से, या जितना राजस्व वसूल करता था अपने राजस्व क्षेत्र से, वो उस राजस्व से अपना वेतन निकाल लेता था, अपने भत्ते निकाल लेता था, अपने सैनिकों का वेतन निकाल लेता था, अपने सैनिकों के भत्ते निकाल लेता था।
इसके बाद जो सरप्लस बचता था, जो अधिशेष बचता था, मतलब एक राशि जो ऐसी होती थी जो बच जाती थी, उसे फवाजिल राशि कहा गया और वो फवाजिल राशि केंद्रीय खजाने में भेज देता था। मैं अपनी पूरे ब्यौरे की, मतलब डाटा के कि इतना इतना मेरा वेतन जो है ना निकल चुका है, ये फवाजिल राशि वो केंद्रीय खजाने में जमा करा दी जाती थी। अगर बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में सल्तनतकालीन व्यवस्थाओं में सबसे पहले ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने इस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर जो है ना एक तरह से एक व्यवस्थित रूप दिया है, तो वास्तव में देखा जाए तो इल्तुतमिश ऐसा पहला सुल्तान था भारत के संदर्भ में या दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जिसने एकताओं को व्यवस्थित किया था और संपूर्ण अपने साम्राज्य को, यानी मुल्तान से लेकर लखनौती तक के क्षेत्र को विभिन्न एकताओं में बांट दिया था और इन एकताओं में मुक्ति या वली नियुक्त कर दिए गए थे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन एकताओं में और इन इक्तादारों के अधिकारों में क्या परिवर्तन आता है सल्तनत काल में क्रमिक रूप से। हम देखते हैं जैसे जैसे सुल्तान मजबूत होता चला गया, यानी राजा जैसे जैसे मजबूत होता चला गया, तैसे तैसे जो है ना उसकी सैन्य व्यवस्था मजबूत होती चली गई। और सैन्य व्यवस्था को मजबूत होने के लिए सबसे पहले चाहिए रेवेन्यू राइट्स, यानी सबसे पहले धन होना चाहिए। धन होना चाहिए तब वो एक बड़ी सेना खड़ी कर पाएगा, जब वो बड़ी सेना खड़ी कर पाएगा तब एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाएगा। यहाँ पे हम इसी तरीके से देखते, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कमज़ोर था क्योंकि वो केवल संस्थापक था एक तरह से सल्तनत का, और यहाँ पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था को वो इस्टेब्लिश्ड नहीं कर पाया था। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जब इस्टेब्लिश्ड नहीं कर पाया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है कि जो क्षेत्र स्वतंत्र होने की कगार पे था, तो और इसके बाद कुछ समय बाद ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश फाउंडर बना। इल्तुतमिश कैसे फाउंडर बना? इल्तुतमिश को हम देखते हैं कि उसने जब एकताओं में बांट दिया, उसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो है ना डिवीज़न किया और जो 40 सरदारों को उसने चुन के तुर के 40 बनाया था, और इसमें एक केंद्रीय व्यवस्था भी हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से जो है ना उसने एकताओं को गठित कर दिया था और उन पर एकतादार नियुक्त कर दिए, यानी मुक्ति या वली नियुक्त कर दिया था। यहाँ पर उसने जो है ना एकतादारों के इक्तादार जनता का शोषण ना कर सके और इक्तादार जनता से रिश्ते ना बना सके, इन दोनों कारणों से उसने इक्तादार को ट्रांसफरेबल बना दिया। मतलब एकताओं में जो इक्तादार नियुक्त होते थे उनका जो है ना स्थानांतरण होता था, ट्रांसफरेबल कर दिया। ये ट्रांसफरेबल व्यवस्था में और ज़्यादा वर्चस्व जो मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। आगे चल के बलबन के समय में हम देखते हैं, देखो एक ही इक्तादार के पास रेवेन्यू राइट्स हैं और एक ही इक्तादार के पास एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं। कहने का मतलब है राजस्व को वसूल करने का अधिकार भी उसी इक्तादार को है, उस इक्ता में न्याय व्यवस्था का अधिकार भी उसी इक्तादार को है, उस इक्ता में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार भी उस इक्तादार को है। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि एक ही व्यक्ति के हाथों में जब सभी राइट्स पहुंच जाते हैं तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जब कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आम जनता त्रस्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो आम जनता न्याय मांगने किसके पास जाएगी? उसी के पास जाएगी जिसने ये कार्य किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बलबन के समय, बलबन एक मतलब मजबूत दीवाने आर्य जैसे उसने एक विभाग सृजित किया था जो सेना से संबंधित था। वो सैन्य व्यवस्था को भी मजबूत बनाना चाहता था। वो अपनी पूरी संपूर्ण प्रणाली में जो सल्तनत की उसमें एक बदलाव लाना चाहता था। तभी बलबन ने सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत दिया था। इस राजत्व के सिद्धांत को समझने के लिए उससे सबसे पहले उसने क्या किया कि जो इक्ता होती थी, इक्ता के संदर्भ में इक्तादार के साथ एक व्यक्ति ख्वाजा नामक एक अधिकारी और नियुक्त कर दिया जो इक्तादार के वित्तीय मामलों की जांच करने लगा। इसका मतलब हुआ कि इक्तादार जो भी घूसखोरी करता था या इक्तादार जो भी गलत तरीके से राजस्व बचाता था केंद्रीय व्यवस्था से, अब ये ख्वाजा नामक अधिकारी जो नियुक्त किया गया, ये एक राजस्व अधिकारी के रूप में अपॉइंट हुआ और ये राजस्व का आकलन करने लगा, राजस्व का ब्यौरा रखने लगा। और राजस्व का ब्यौरा जो है ना इक्तादार के द्वारा नहीं बल्कि इस ख्वाजा नामक अधिकारी के द्वारा सीधा केंद्रीय खजाने में भेजा जाने लगा। यहाँ पे एक नई व्यवस्था हमें दिखाई देती है, यानी भ्रष्टाचार को बलबन के समय इस ख्वाजा नामक अधिकारी ने कम करने का प्रयास किया। दूसरी बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक खास और एक बदलाव देखा गया था इस व्यवस्था में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजस्व अधिकारों को अलग कर दिया गया प्रशासनिक अधिकारों से। एक बहुत बड़ा चेंजमेंट है सल्तनत पीरियड में।
राजस्व अधिकारों को जब प्रशासनिक अधिकारों से अलग कर दिया गया, यानी राजस्व अधिकार वली उल खराज को दे दिए गए, जबकि उस इक्ता में प्रशासनिक अधिकार जो है ना उस इक्तादार को दे दिए गए। इससे इक्तादार की शक्ति एकदम से क्षीण हो गई थी, यानी कमज़ोर पड़ गई थी। इक्तादार की जब शक्ति कमज़ोर पड़ गई तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि इक्तादार का कमज़ोर होना सल्तनत में सुल्तान का मजबूत होना होता है। और इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि इक्तादारों ने एक विद्रोह की भावना पैदा कर दी थी, और इसी कारण से बहुत सारे इक्तादारों ने जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह किए, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय उल जलूल बातें जो है ना प्रसारित की कि ये सुल्तान जो है ना पागल है, सिर्री है, ये ऐसा ऊसा है, तो इसलिए उसे बदनाम करने की कोशिश की। और बहुत सारे इक्तादार मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गए थे, यानी वो अपनी ताकत संगठित करके और एक दूसरे से मिलकर एक संगठन तैयार करके जो है ना वो स्वतंत्र हो गए थे। और इसी कारण से जो है ना आपने देखा होगा दक्षिण के तमाम राज्य, यानी बहमनी साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य और बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था। बहुत सारे स्वतंत्र सत्ता उभर के सामने आने लगी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ना इक्ताओं में स्थानांतरण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। फिरोज तुगलक के समय फिर एक हमें बदलाव दिखता है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो बदलाव देखे गए थे, उन बदलावों से इक्तादार, उन बदलावों से सैन्य व्यवस्था, उन बदलावों से उलेमा वर्ग, उन बदलावों से रेवेन्यू सिस्टम, उन बदलावों से किसान, इतने सारे वर्ग मोहम्मद बिन तुगलक से यानी सल्तनत व्यवस्था से क्रस्ट हो गए थे, रुद्र हो गए थे, मतलब एक तरह से परेशान हो गए थे। इन परेशानी यानी का समाधान जो है ना फिरोज तुगलक को ही सोचना था। फिरोज तुगलक ने यहाँ पर क्या किया कि सैनिक पद और इक्तादारों के पद और इन प्रशासनिक पदों को वंशानुगत कर दिया। इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया था फिरोज तुगलक ने। जब इन्हें वंशानुगत कर दिया तो ये पद जो है ना मतलब उसका बेटा ही उसके पद पर बैठेगा आगे। यहाँ पे जो है ना स्पेस लगभग खत्म हो चुका था योग्यता के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरा संपूर्ण इक्ता थी, इक्ता को सिकों में विभाजित किया गया, और सिख का जो अधिकारी होता था वो सिकदार होता था। सिकों में यानी एक इक्ता को कई सिकों में विभाजित कर दिया गया, और इसका अधिकारी जो है ना वो सिकदार होता था। सिकदार जो होता था वो प्रशासनिक अधिकारी था। देखो हम हर जगह आज भी हम देखते हैं तो आज भी हमारे सिस्टम में दो अधिकारी तो मूल रूप से होते हैं। एक हमारे यहाँ होता है राजस्व अधिकारी और एक हमारे यहाँ होता है आपका शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ एसएसपी या एसपी होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर यानी रेवेन्यू राइट्स और डेवलपमेंट राइट्स के लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इसी प्रकार से हम वहाँ पे देखते हैं कि सिख में जो सिकदार होता था वो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता था, और जो राजस्व अधिकारी होता था वो आमिल कहलाता था। आमिल राजस्व की वसूली करता था। यहाँ पर हमें सिख में भी दोनों डिवीज़न अलग अलग दिखते हैं। जिस प्रकार से इक्ताओं में डिवीज़न अलग अलग हो गए थे, इस प्रकार से सिख में भी हमें दोनों डिवीजन अलग अलग दिखते हैं। यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सिकदार देखेगा, आमिल राजस्व व्यवस्था देखेगा। यहाँ पर एक इकाई और हमें दिखती है, 100 गांव का एक यूनिटी होती थी। 100 गांव के इस यूनिटी को अमीर सदा कहा जाता था। अमीर सदा के लिए जो मुतसरिफ और कारकुन बलाहार और मुकद्दम चौधरी जैसे अधिकारी जो है ना नियुक्त होते थे। कहने का मतलब है कि अमीर सदा किसको कहा गया? देखो सदा 100, सादा का मतलब होता 100 गांव का एक ग्रुप, एक नई इकाई आई। 100 गांव के एक ग्रुप अमीर सदा। आपने देखा होगा जब मोहम्मद बिन तुगलक आपने कभी पढ़ा होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक में दक्षिण में अमीर सादानों को जो है ना वो प्रताड़ित किया था, यानी नष्ट कर दिया था। इसका मतलब होता है कि जो 100 गांव की इकाइयाँ थी, इनका जो अधिकारी होता था वो काफ़ी ताकतवर होता चला जा रहा था, और ताकतवर होने के कारण जो है ना वो विद्रोह की भावना फैला रहा था राज्य में। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना उन्हें दंडित किया था। ये वही अमीर सदा हैं जो 100 गांव की इकाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे जो अधिकारी होते थे, जैसे कारकुन होता था, कारकुन जो है ना वो क्या करता था, अनुमान के आधार पर रेवेन्यू का, कारकुन जो होता था वो अनुमान के आधार पर रेवेन्यू का निर्धारण करता था। किस किसान को, किस चौधरी को, किस मुकद्दम को कितना रेवेन्यू राइट से देना है, यानी कितना रेवेन्यू जमा करना है। इस प्रकार का जो बलाहार जो होता था वो बल के द्वारा यानी जबरदस्ती यानी ताकत के बलबूते पे या सैन्य शक्तियों के द्वारा जो है ना राजस्व की वसूली करता था ऐसे जमींदारों से और ऐसे चौधरी या अन्य अधिकारियों से जो अधिकारी आसानी से राजस्व नहीं देते थे, उसे बलाहार कहा गया है।
फिर इसके बाद जो है ना सिक्के का विभाजन फिर आपका जो है ना ग्राम में हुआ था। ग्राम में हम देखते हैं कि गांव सबसे छोटी इकाई थी। गांव में 3 प्रकार के अधिकारी मिलते हैं, एक तो मुकद्दम मिलता है, एक पटवारी मिलता है और एक कारकुन मिलता है। मुकद्दम जो होता था गांव का मुखिया कहलाता था, यानी प्रधान कहलाता था, जिसे हम जमींदार के रूप में जानते हैं। पटवारी जो है ना गांव का राजस्व यानी लेखा जोखा रखता था, जमीन के जो है ना लेखा जोखा रखता था, किसको कितना राजस्व देना है, कौन कितना राजस्व वसूल हुआ है, या किसको कितना राजस्व के लिए एक तरह से वार्निंग देना है, ये जो काम करता था ये कारकुन करता था। राजस्व का निर्धारण भी ग्रामीण क्षेत्र में कारकुन करता था। जिन गांवों में कारकुन नहीं होता था उस गांव में ये अधिकार पटवारी के पास होता था। तो ये तो था आपका इक्तादारी व्यवस्था का, यानी उनके एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीज़न। अब बात करते हैं उनके सैन्य संगठन की। सैन्य संगठन में हम देखते हैं कि सुल्तानों के पास एक मजबूत सेना होती थी, और सुल्तानों के पास जो सेना होती थी, कुछ प्रारंभिक सुल्तानों के पास स्थायी सेना तो नहीं रही, लेकिन जो है ना आगे चल के इल्तुतमिश और उसके बाद के सुल्तानों में जो है ना एक मजबूत और उनकी स्थायी सेना हुई है। लेकिन अभी भी जो सेना को वेतन दिया जाता था वो भूमि के राजस्व के रूप में ही दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी सेना को नगद में वेतन देने का प्रयास किया। इल्तुतमिश की सेना जो होती थी वो हस्म एक कल्ब कहलाती थी। इल्तुतमिश की सेना मतलब हस्म एक कल्ब, ये इल्तुतमिश की सेना कहलाती थी। इसका मतलब ये था कि ये जो है ना प्रशासनिक सेना होती थी। प्रशासनिक सेना के मतलब होता है जो सुल्तान की खुद की सेना होती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुल्तान की खुद की सेना होती थी, तो प्रांतीय सेना क्या होती होगी, यानी एकताओं की सेना क्या होती। देखो, इक्तादार की जो सेना होती थी वो हस्म ए अतरफ कहलाती थी। हस्म ए अतरफ, ये इक्तादारों की सेना होती थी। इसका मतलब होता था कि ये सैनिक जवाब देता जो है ना वो इक्तादार के प्रति बनती थी। इनकी सैनिक जवाब देता जो है ना सुल्तान के प्रति नहीं बनती थी, लेकिन उस इक्तादार की जवाब देता जो है ना, यानी वो इक्तादार जवाब देता था सुल्तान को, क्योंकि उस इक्तादार को सुल्तान ने अपॉइंट किया है। शाही जो घुड़सवार होते थे वो सवार एक कल्ब कहलाते थे। सवार कल्ब का मतलब यहाँ पर है सवार ए कल्ब, ये जो है ना वो शाही घुड़सवार थे। शाही घुड़सवार का मतलब होता है कि केंद्र की जो सेना होती थी, यानी सुल्तान की जो सेना होती थी वो सवारी कल्ब कहलाती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीवान आरिज़ जो है ना सैन्य विभाग, एक मजबूत सैन्य विभाग जो है ना बलबन ने अपॉइंट किया था, यानी इसे बलबन ने स्थापित किया था। और यहाँ पे जो है ना ये विभाग क्या करता था, ये सैनिकों की भर्ती से संबंधित, सैनिकों के नियंत्रण से संबंधित, सैनिकों के प्रशिक्षण से संबंधित, सैनिक साजो सामान से संबंधित विभाग था। यहाँ पर इस विभाग का, यानी बलबन के समय इस विभाग का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था। हुलिया और दाग प्रथा के लिए भी जो है ना इस विभाग को, हुलिया और दाग प्रथा का शुरुआत तो अलाउद्दीन खिलजी ने की, लेकिन बलबन के समय हुलिया और दाग प्रथा जो है ना ये काफ़ी मजबूती से रहा था और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हुआ करता था इस समय। अगर बात करते हैं कि सुल्तान की जो सेना होती थी, चाहे वो घुड़सवार सेना हो, चाहे वो पैदल सेना हो, गज सेना हो, या कोई भी सेना हो, जो उनकी जो मुख्य सेना थी उस मुख्य सेना को उस मुख्य सेना को जो है ना वो खास सेल कहा जाता था। खास सेल आप समझ रहे हैं ना, खास से खुद ही अर्थ का पता लगता है। खास मतलब सुल्तान की सेना, तो खास सेल इसे कहा जाता था, यानी ये राजकीय सेना थी यहाँ पर। और इस सेना के अंतर्गत सभी सैनिक आते थे, चाहे वो घुड़सवार हो या पैदल सेना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के समय जो है ना सैनिक संगठन, मजबूत सैनिक संगठन आया था। अलाउद्दीन के मजबूत सैनिक संगठन ने ही उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर एस्टेब्लिश किया था, यानी वास्तव में सही रूप से एक स्वरूप जो है ना अलाउद्दीन के समय ही प्रशासनिक व्यवस्था को और सैन्य व्यवस्था को मिला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वज़हित है यानी स्थायी सेना है और गैर वज़हित यानी अस्थायी सेना है। देखो, वज़ाहित का मतलब होता है स्थायी सेना। स्थायी सेना वो राजा की होती थी, यानी सुल्तान की होती थी। और गैर वज़ाहित का मतलब होता है तो जो अस्थायी सेना है, जो एक खास उद्देश्य के लिए बुलाई जाती थी और इसके बाद टर्मिनेट कर दी जाती थी।
और इसके बाद ऐसे जो सैनिक हुआ करते थे उनका पूरा ब्यौरा रखता था राज्य, और इस ब्यौरे के आधार पर ज़रूरत पड़ने पर जो है ना उनको कॉल किया जाता था, और जब तक उनका यूज़ किया जाता था तब तक उनको वेतन और भत्ते दिए जाते थे। इसके बाद जो है ना दखल कर दिया जाता था। दखल करने का मतलब है टर्मिनेट कर दिया जाता था। इस प्रकार के यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पास देखो घुड़सवार सेना थी, गज सेना थी, पदाती सेना थी। पदाती सेना को पाईक कहा गया। यहाँ पर देखते 10 घुड़सवार बराबर एक सर एक खेल कहलाता है। 10 घुड़सवार का मतलब होता है एक सर एक खेल। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि 10 सर एक खेल एक सिपह सालार होता था। 10 सर एक खेल पर एक सिपह सालार होता था। 10 सिपह सालार पर एक अमीर होता था। 10 अमीरों पर एक मलिक होता था, और 10 मलिकों पर एक खान होता था। खान सुप्रीम पावर होता था सैनिक व्यवस्था का। देखो संपूर्ण अगर सल्तनत की बात करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि बलबन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो खान के पद तक पहुंचा था, और फिर आगे चल के ये सुल्तान बना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा ऐसा सुल्तान है जो सल्तनत यानी सुल्तान बनने से पहले जो है ना खान के पद तक पहुंचा था। तो ये जो है ना बलबन का नाम इसमें आता है। अगर हम बात करते हैं कि जो उनकी सैनिक व्यवस्था थी, सैनिक साजो सामान, तो देखो घुड़सवार थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास कवच थे, और उनके पास जो है ना एक तरह से पूरे सुरक्षा और अटैक की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो शस्त्र और अस्त्र होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना उनके तुर्की पद्धति पर आधारित थे। और उसी प्रकार से जो है ना वो अपनी उन्हीं साजो सामान से जो है ना विजय अभियानों पर चलते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी थी। अन्य व्यवस्थाओं में क्या देखते हैं कि गोला फेंकने की मशीन थी, बड़ी बड़ी मशीनें होती थी जिनमें रबड़ लगी होती थी। और इसके बाद जो है ना उनको, आपने देखा होगा कोई मूवी आई थी, वो मतलब उस मूवी में दिखाया गया था कि किस प्रकार से जो है ना प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसकी दीवार बना दी जाती है, इसके बाद एक गोला घूमता, उससे पत्थर फेंका जाता बड़ा सा, और इस प्रकार से जो है ना इसी प्रकार का एक छोटा रूप आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सल्तनत काल में भी इसी प्रकार का एक छोटा रूप हमें दिखाई देता है। यानी गोला फेंकने की मशीन को मंगलिक या अर्राट कहा जाता था। मंगलिक या इसी को अर्राट बोलते हैं। अर्राट, मंगलिक या अर्राट कहा जाता था। ये गोला फेंकने की मशीन थी, यानी बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी। और इसमें जो है ना नाव की जो टुकड़ी होती थी, नाव की टुकड़ी जो होती थी वो बहर, देखो बहर का मतलब आप जानते हो, बहर का मतलब होता है जल। शब्दों को पकड़ना सीखो। अगर आप शब्दों को पकड़ना, बरीद का मतलब क्या होता है? गुप्तचर। जहाँ भी बरीद शब्द हो वहाँ से रिश्ता गुप्तचर से होगा। जहाँ भी बहर का रिश्ता जो है ना वो बहर का संबंध हो, तो बहर का मतलब होगा कि जल से रिश्ता है। तो अब नाव है तो स्वाभाविक है नाव जल में चलेगी। अब नाव जल में चलेगी तो इसका बहर से रिश्ता रहेगा। तो मीर वहरी जो होता था, मीर ए वहर या जो मीर वहरी होता था वो नाव सेना का प्रधान होता था। यहाँ पे हम नौसेना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन नाव की बात कर रहे हैं जिन नाव में जब सैनिक अभियानों पे कोई व्यवस्था या कोई सुल्तान जाता था, जब नदियों को पार करना होता था उसे, या तालाबों को पार करना होता था, तो नदियों और तालाबों को पार करने के क्रम में उन नाव पर रख के घोड़े बैठाल के या साजो सामान रख के उन नाव के द्वारा जो पार किया जाता था, तो उनके पास अपनी एक नाविक सेना टाइप की होती थी और नाव होती थी बहुत सारी। ये नाविक सेना और नाव जो है ना उन व्यवस्थाओं को पार करवा देती थी, सैनिकों को पार करवा देती थी। तो इनके पास जो है ना इसे अधिकारी को जो है ना मीर वहरी कहा जाता था। एक साहेब ए वरीद ए लश्कर। देखो अब तक हमने देखा होगा वरीद, अब वरीद शब्द आ गया तो वरीद से मतलब देखो लश्कर माने होता है सैन्य व्यवस्था, लश्कर माने होता है सैनिक छावनी, लश्कर माने होता है सैनिक कंपनी। तो यहाँ पे साहेब ए वरीद ए लश्कर, इसका मतलब होता है कि सल्तनत कालीन जो सैनिक व्यवस्था थी, उस सल्तनत कालीन सैनिक व्यवस्था में कुछ ऐसे गुप्तचर होते थे जो गुप्तचर सैनिकों के यानी दुश्मन देशों के या जो प्रतिद्वंदी होता था उस प्रतिद्वंदी की सैनिकों की सारी गतिविधियों की जानकारी लेके और वो जो है ना अपने सैनिक अधिकारियों को बताते थे कि संबंधित व्यक्ति की सैनिक गतिविधियां क्या हैं, उसके पास कितनी ताकत है, कितने घुड़सवार हैं, ये सारी जानकारियां लेके जो है ना इसको बताते थे। ऐसी व्यवस्था को जो है ना उन्होंने ये साहेब वरीद ए लश्कर कहा गया है। ये दो प्रकार के होते थे वरीद, वरीद मतलब गुप्तचर, दो प्रकार के होते थे। एक तुले अह होता था और एक यज़की होता था।
तुल ए आह, तुले आह और यज़की, ये दो प्रकार के वरीद होते थे। ये वरीद जो है ना गोपनीय तरीके से दुश्मन सैनिकों की छावनी में घुल मिल जाते थे और पूरी जानकारी लेके जो है ना अपने सैनिक अधिकारियों को या अपने राजा को यानी सुल्तान को बता देते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पत्थर फेंकने की मशीन और थी जिसे चरख कहा गया। जो चरखा समझते हो ना, चरखा को अपन कैसे काटते हैं, चरखा अपन ऐसे चलाते हैं, ऐसे ही वो पत्थर फेंकने की मशीन थी, उसको ऐसे चलाते थे, पत्थर रखते जाते थे तो वो क्या करते थे, किलों से पत्थर फेंकते थे और पत्थर जो है ना वो डड़ाते चले जाते थे, वो सैनिकों को घायल कर देते थे। इस प्रकार से जो है ना सेना को पीछे ढकेल देते थे, तो उसे चरख कहा गया। एक होता है, आपने गुलेल का नाम सुना होगा। गुलेल जो है ना वो उसे आपने देखा होगा, गुलेल समझ सकते हैं। तो गुलेल का भी ये लोग यूज़ करते थे और गुलेल को जो है ना यहाँ पे फलाखून कहा गया है। गुलेल को यानी ये पूछा जा सकता है कि फलाखून क्या है, तो खून से नहीं ले लेना इसको कि खून क्या है, गुलेल को यहाँ पे फलाखून कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और अन्य अधिकारियों की या अन्य सैन्य साजो सामान की, तो यहाँ पर भाला होती थी, तलवारें होती थीं और ढाल हुआ करते थे, उनके हैट हुआ करते थे और उनके जो है ना सीने में कवच लगे होते थे, यहाँ पे बाहें में उनके कवच लगे रहते थे। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं जो है ना सल्तनत कालीन में मिलती हैं हमें। यहाँ पर हुलिया और दाग की प्रथा को, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन के समय कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व दिया गया था। और यहाँ पर जो है ना जो घोड़े मंगाए जाते थे वो घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे और अच्छे किस्म के घोड़े थे इनके पास। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की,